हेलो स्टूडेंट्स, बहुत काफी दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। तो आज हम लोग जो क्लास 9 की केमिस्ट्री में बचे हुए टॉपिक्स थे उनके ऊपर बात करेंगे। लेकिन एक बार फिर से रिकैप करा देते हैं कि लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या बात किया था। हम लोगों ने लेटेंट हीट के बारे में बात किया था, लेटेंट हीट। और हमने आपको बताया था कि लेटेंट हीट क्या होती है, कि वो हीट जो किसी भी सबस्टेंस पे स्टेट कन्वर्जन में खर्च होती है उसे हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की बात हम लोगों ने की थी। तो इतनी सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी। पीछे के लेक्चर्स आप लोग देख लीजिए, यूट्यूब पे है, सर्च करिए, सारी चीजें आपको मिलेंगी। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं सब्लिमेशन के बारे में। तो सब्लिमेशन किसे कहते हैं, क्या चीज होता है सब्लिमेशन, सब्लिमेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। Sublimation is also a process through which we can convert the state of matter. But इसमें जो प्रॉब्लम होती है वो ये कि हम लोगों ने पढ़ा अभी तक कि we can change the state by increasing the temperature or decreasing the pressure, या हम एक शब्द में कहें कि we can change the state of matter by changing the temperature and pressure. टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करके हम लोग स्टेट ऑफ मैटर जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो अभी अगर हम लोग टेम्परेचर को चेंज करके करते हैं तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई सॉलिड है और सॉलिड का टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो ऐसे में ये पहले लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और अब अगर लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर इस गैस को हम कूल करते हैं यानी टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो फिर से क्या आ जाएगा, लिक्विड आ जाएगा। और अगर इसको पुनः कूल करते हैं तो ये फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अभी ये जो एक प्रॉपर वे है किसी भी सबस्टेंस के स्टेट को कन्वर्ट करने के लिए, इससे थोड़ा सा हट करके है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है कि कोई भी सबस्टेंस है और इस सबस्टेंस को अगर हम हीट करते हैं तो ये डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ये डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर गैस को हम कूल करते हैं तो ये डायरेक्टली उस सबस्टेंस में आ जाएगा। यानी ये सॉलिड हम कहें, इसको सबस्टेंस ना कह के सॉलिड कह रहे कि वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर गैस को कूल करेंगे तो सॉलिड में, और सॉलिड को अगर हीट करते हैं तो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, ये लिक्विड स्टेट में नहीं आता है। तो वह प्रोसेस जिसमें किसी भी सॉलिड को हीट करने पर वो डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए या गैस में कन्वर्ट हो जाए, इसी को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन, या हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन। हिंदी में इसको हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो सब्लिमेशन क्या चीज है, सब्लिमेशन किसे कहेंगे कि द चेंजिंग ऑफ सॉलिड, the changing of a solid, the changing of a solid directly into vapors, directly into vapors, vapors जो कि गैस फॉर्म में होता है। किसी भी सॉलिड को डायरेक्टली हम किसमें चेंज कर दें, वेपर्स में चेंज कर देते हैं ऑन हीटिंग, on heating and vapors into solid, vapors into solid on cooling। तो वह प्रोसेस जिसमें हम लोग किसी भी सॉलिड को हीट करके डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और वेपर्स को कूल करके किसमें, सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। इट इज नोन एज सब्लिमेशन, इसी को सब्लिमेशन कहेंगे। यानी इसमें होता क्या है कि सॉलिड जो है इसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे, ये कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स में, यानी गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और जब इसी गैस को हम क्या करें, कूल करेंगे, तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। याद रखना कि changing of a solid directly into vapors is called sublimation and changing of vapors
डायरेक्टली इनटू सॉलिड इज आल्सो कॉल्ड सब्लिमेशन। दोनों प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? सब्लिमेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? सब्लिमेशन। इतनी चीजें क्लियर हो गई? तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो डायरेक्टली गर्म करने पर डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो द कॉमन सब्सटेंसेस which undergo sublimation are कौन कौन से हैं ये? अमोनियम क्लोराइड, फॉर्मूला NH4Cl, commonly known as नौसागर। इसको हम लोग एक कॉमन नेम से जानते हैं और ये कॉमन नेम है नौसागर। फिर अगला जो है वो क्या? आयोडीन। फिर क्या? कैंपर। फिर क्या? नेफ्थालीन। और फिर क्या? एंथ्रासीन। ये सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो डायरेक्टली जो है गर्म करने पर डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? वेपर्स में। इन सॉलिड्स को जब गर्म किया जाता है तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतनी ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं कि दे क्विकली मूव। सो इतना फास्ट मूव करेंगे कि दे सेपरेट कंप्लीटली टू फॉर्म द वेपर्स। ये तुरंत अपने आप को वेपर्स के रूप में अलग कर लेते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज आल्सो सबलाइन। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये भी क्या होती है? सबलाइन कहलाती है। क्या कहलाती है? सबलाइन कहलाती है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये भी गर्म करने पर किसमें आ जाती है? वेपर्स के फॉर्म में। और इसी को हम लोग ड्राई आइस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ड्राई आइस। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड सबलाइम्स to form CO2 गैस। CO2 गैस में ये कन्वर्ट हो जाती है और इसी को हम लोग क्या कहेंगे? ड्राई आइस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ड्राई आइस। ध्यान रहे कि जिस सब्सटेंस का सब्लिमेशन होता है वो सबलाइन कहलाता है और जो प्रोडक्ट बनता है वो सब्लिमेट कहलाता है। तो सबलाइम्स क्या होते हैं? जिनका सब्लिमेशन हो रहा है और सब्लिमेशन के बाद जो बनता है उसे क्या कहेंगे? सब्लिमेशन के बाद जो बनता है उसे सब्लिमेट कहते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अभी हम लोग देखें जरा इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट सेटअप करते हैं। कैसे एक्सपेरिमेंट सेटअप करेंगे? देखो, सबसे पहली चीज तो हम लोग एक ट्राइपॉड स्टैंड लेते हैं। ये ट्राइपॉड स्टैंड लेंगे इस तरह से। ट्राइपॉड स्टैंड इस तरह से एक स्टैंड होगा। इसके नीचे हम लोग एक बर्नर लगाते हैं जिसका नाम है बुनसन बर्नर। ये बुनसन बर्नर लगाते हैं, ये गैस से जलता है। गैस पाइप से इसका कनेक्शन जोड़ देते हैं ऐसे। ये गैस यहां से आएगी जो इनफ्लेमेबल गैस होती है, जो डोमेस्टिक गैस LPG हम लोग यूज करते हैं। इसके ऊपर एक वायर गेज लगा देते हैं। अभी इस वायर गेज के ऊपर हम लोग एक चाइना डिश रखते हैं। इस तरह से ऐसे एक चाइना डिश रख लेंगे। इस चाइना डिश के अंदर हम लोग अमोनियम क्लोराइड रख लेते हैं। ये सॉलिड अमोनियम क्लोराइड होगी। इस तरह से ये अमोनियम क्लोराइड हम लोग इसमें रख लेंगे और इसके ऊपर हम लोग एक फनल लगा देते हैं। फनल इस तरह से ऐसे फनल लगा देंगे। फनल का जो एक सिरा होता है खुला हुआ, इस खुले हुए सिरे को कॉटन प्लग या वूल से हम लोग सील कर देते हैं। सील कर देंगे। अब हम लोग अपने बुनसन बर्नर को जलाते हैं, इसको हीट करना शुरू करेंगे। जब हीट करते हैं तो ये जो अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl, ये डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। और ये वेपर्स में कन्वर्ट होने के बाद जब इसको हम लोग ठंडा करेंगे तो इस तरह से इसकी दीवारों से, जो फनल की दीवारें होती हैं, इस पे आके ऐसे ऐसे चिपक जाता है। तो ये सब्लिमेट बन जाता है, ये सॉलिड अमोनियम क्लोराइड।
अमोनियम क्लोराइड, सब्लिमेट, ये अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। और यहां पे देखेंगे तो ये वेपर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड है, वेपर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ये अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स होते हैं। ये क्या चीज है? ये बर्नर है, बुनसन बर्नर, ये बुनसन बर्नर है। ये क्या है? चाइना डिस, और ये क्या है? फनल, ये क्या लगाया गया? कॉटन प्लग, ताकि इसको सील किया जा सके, यानी जो वेपर्स बन रहे हैं वो एटमॉस्फेयर में ना जाएं। इतनी चीजें क्लियर हो गई। ये क्या चीज है? ये है वायर गेज, और ये क्या है? ट्राइपॉड स्टैंड है। तो वायर गेज और ट्राइपॉड स्टैंड, तो ये कंप्लीट सेटअप है जिसके द्वारा हम लोग देख सकते हैं कि जैसे ही अमोनियम क्लोराइड को हम लोगों ने गर्म करना शुरू किया, अमोनियम क्लोराइड डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट होता है, और ये वेपर्स जो होंगे वो जा करके इस टेस्ट ट्यूब की वाल्व से चिपक जाते हैं। तो यही सब्लिमेट है, जबकि अमोनियम क्लोराइड जो है वो क्या है? सबलाइम है। क्या चीज है ये? सबलाइम। इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फटाफट नोट कर लीजिए आप लोग, फिगर ड्रॉ कर लीजिए। और इसके कुछ हमारे डे टू डे एग्जांपल्स भी हैं जो सब्लिमेशंस के हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जब ठंडियां खत्म होने लगती हैं तो अपने गर्म कपड़ों को सुखा करके उसमें छोटी छोटी गोलियां ला के डालते हैं, जो कि नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं। ये नेफ्थलीन बॉल्स बॉक्सेस में रख दिए जाते हैं गर्म कपड़ों के साथ। इनका काम होता है कि मॉइस्चर प्रूफ बनाए रखना, क्योंकि जो वूलन क्लॉथ्स होते हैं वो मॉइस्चर में खराब हो जाते हैं। तो मॉइस्चर प्रूफ बनाए रखने के लिए हम लोग नेफ्थलीन बॉल्स डालते हैं। लेकिन नेक्स्ट ठंडी में जब हम लोग खोलते हैं बॉक्स को तो ये नेफ्थलीन बॉल्स मिलती नहीं है, और ना ही इनका कोई रेजिड्यू जो है वो कपड़ों पे लगा हुआ मिलता है। कहीं कोई स्पॉट, कोई धब्बा, कुछ नहीं दिखाई देता है। तो सोचने की बात है कि ये नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपीयर कैसे हो जाती है, कहां चली जाती है, और इनकी कोई स्पॉटिंग क्यों नहीं होती है। तो सिंपल सा एग्जांपल है, सिंपल सा इसका आंसर है कि ये नेफ्थलीन बॉल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? सब्लिमेशन कर जाती हैं। बक्से के अंदर जो गर्मी क्रिएट होती है उस हीट की वजह से ये क्या हो जाती है? धीरे धीरे वेपोराइज हो जाती हैं, वेपर्स बन के उड़ जाती हैं। They do not come into the liquid state, ये लिक्विड स्टेट में नहीं आती है, और इसलिए इनका कोई स्पॉट या कोई धब्बा कपड़ों पे नहीं दिखाई देता है, और इस तरह से ये सबलाइम्स जो है वो सब्लिमेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इस चीज को आप लोग फटाफट नोट करिए। फिर हम लोग देखते हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है किसी भी मैटर के स्टेट कन्वर्जन में। अगर हम लोग स्टेट कन्वर्जन कर रहे हैं तो उस पे टेम्परेचर और प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मिटा ले। तो देखना हम लोगों को इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अभी हम लोग जो बात करेंगे वो देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, यानी अगर हम लोग प्रेशर को चेंज करते हैं तो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर जो है वो कैसे चेंज होता है। अगर हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करें या प्रेशर को डिक्रीज करें तो ऐसी कंडीशन में किसी भी मैटर के फिजिकल स्टेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस चीज को हम लोग बात करेंगे। तो ध्यान रहे कि सॉलिड के स्टेट कन्वर्जन में अगर हम प्रेशर को चेंज करते हैं तो इसका कोई प्रभाव सॉलिड पे नहीं पड़ता है। यानी सॉलिड के स्टेट कन्वर्जन में अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है और हम प्रेशर को चेंज करें तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लिक्विड पे थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है और गैसों पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। यानी अगर गैसों का प्रेशर बढ़ाया जाए तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो सकती हैं।
तो सॉलिड को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो ऐसी कंडीशन में ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन लिक्विड के ऊपर थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर लिक्विड के लिए हम लोग क्या करें, प्रेशर को बढ़ाएं और टेम्परेचर दोनों बढ़ाएं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में उनका जो गैसेस स्टेट में कन्वर्जन होगा वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। लेकिन गैसों के ऊपर अगर हम टेम्परेचर को घटाएं और प्रेशर को बढ़ाएं तो गैसेस जो होती हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो लिक्विफाइड हो जाती हैं। तो इसी चीज को हम लोग पॉइंट टू पॉइंट नोट कर सकते हैं। कैसे नोट कर सकते हैं कि सॉलिड या प्रेशर डज नॉट इफेक्ट ऑन सॉलिड, प्रेशर डज नॉट इफेक्ट ऑन सॉलिड। दूसरी चीज, प्रेशर इफेक्ट्स ऑन लिक्विड but on very small extent। लेकिन on gases pressure have much effect। गैसों के ऊपर जो प्रेशर का इफेक्ट होता है वो सबसे ज्यादा होता है, यानी गैसेस के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो ज्यादा होता है। तो इसलिए गैसेस को आसानी से हम लोग कंप्रेस भी कर सकते हैं। तो गैसेस के पार्टिकल्स जब कंप्रेस होने लगते हैं, तो ध्यान से अगर हम लोग देखें, एक कंटेनर ले लें तो यहाँ पे ये सारी चीजें गैस के पार्टिकल्स हैं और गैस के पार्टिकल्स में काफी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। अब अगर इस पे हम लोग पिस्टन लगा लें तो इस पिस्टन के द्वारा इसको कंप्रेस किया जा सकता है। तो अभी इन गैसेस को हम लोग यहाँ तक ला सकते हैं, ये यहाँ तक आ सकती हैं गैसेस, ये कंप्रेस करके यहाँ तक लाया जा सकता है। अभी और ज्यादा कंप्रेस करें तो अभी और ज्यादा भी कंप्रेस हो सकते हैं। तो कंप्रेस होते होते ये क्या करते हैं, ये गैसियस पार्टिकल्स जो हैं वो लिक्विड के पार्टिकल्स के रेंज में आ जाते हैं और इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो लिक्विड के अट्रैक्टिव फोर्सेस के बराबर हो जाते हैं। इसलिए ये गैसेस जो हैं वो लिक्विफाइड हो सकती हैं। तो मतलब कि गैसेस कैन बी लिक्विफाइड, गैसेस कैन बी लिक्विफाइड, gases can be liquefied by applying pressure, and lowering temperature। गैसेस को लिक्विफाइड किया जा सकता है कैसे, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर किसी भी गैस के टेम्परेचर को घटाया जाए तो ऐसे में उन गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी घटती है, और अगर काइनेटिक एनर्जी घटी तो उन गैसेस पार्टिकल्स का मूवमेंट कम हो जाता है। और अब अगर हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं तो गैसेस पार्टिकल्स कम इनटू द रेंज ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स एंड दे फील्स अट्रैक्टिव फोर्सेस लाइक अ लिक्विड की तरह से उनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस आ जाएंगे, देन गैसेस गेट्स लिक्विफाइड। याद रखें कि द टेम्परेचर एट विच ए गैस गेट्स लिक्विफाइड, वह टेम्परेचर जिस पे कोई भी गैस जो है वो लिक्विफाइड होती है, दैट इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। दैट इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। तो टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, द टेम्परेचर बिलो और अबव विच ए गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, वह तापमान जिसके ऊपर या नीचे आने पर कोई भी गैस लिक्विफाइड नहीं की जा सकती है। केवल और केवल क्या होगा कि वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जिस पर आकर के वो गैस लिक्विफाइड होगी उसी को क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। तो ध्यान रहे कि बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर ए गैस कैन बी लिक्विफाइड। तो दिस इज द वे थ्रू व्हिच वी कैन लिक्विफाई डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैसेस। वी कैन ऑब्टेन द लिक्विफाइड फॉर्म ऑफ डिफरेंट गैसेस। कैसे इनको लिक्विफाइड किया जाएगा, बाय लोअरिंग द टेम्परेचर एंड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। टेम्परेचर को लो करें और प्रेशर को क्या करें, बढ़ाएं, तो ऐसी कंडीशन में ये गैसेस जो होती हैं वो लिक्विफाइड हो जाती हैं। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है मैटर के जो है वो स्टेट कन्वर्जन में। तो
अब हम लोग एक नई चीज देखेंगे, फटाफट इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन किसे कहते हैं, क्या चीज होती है इवेपोरेशन, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इवेपोरेशन को प्रभावित करते हैं। तो मिटा लें। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन किसे कहते हैं। देखो इवेपोरेशन जो है वो प्रोसेस है जिसमें किसी भी लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन इसकी एक शर्त होती है कि लिक्विड जो होगा वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे कोई भी लिक्विड जो अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे वेपोराइज हो रहा है, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज नोन एज इवेपोरेशन। और अगर कोई भी लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पर गैस में कन्वर्ट हो रहा है यानी वेपोराइज हो रहा है, दैट इज नोन एज वेपोराइजेशन। तो वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन दोनों का जो प्रोडक्ट बनेगा वो वेपर से बनेंगे, यानी लिक्विड जो है वो गैसियस फॉर्म में आएगी दोनों में। लेकिन दोनों में भिन्नता है क्या कि इवेपोरेशन उस लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट के नीचे होता है, यानी अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है और वाटर जो है वो बिलो 100 डिग्री सेल्सियस वेपोराइज हो रहा है तो वो इवेपोरेशन होगा। जैसे कपड़ा आपने सूखने के लिए डाल दिया धूप में, तो धूप का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस तो है नहीं, वो 40 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस, 48 डिग्री सेल्सियस तक धूप का टेम्परेचर जा रहा है। तो अगर 48 डिग्री सेल्सियस पे धूप का टेम्परेचर जा रहा है तो भी तो कपड़े सूख जाते हैं, यानी कपड़ों के अंदर जो वाटर है, जो पानी है, वो क्या होता है, वेपोराइज हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं, क्योंकि वाटर जो है वो वेपोराइज तो हुआ बट बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे। लेकिन अगर उसी पानी को आप बर्तन में भर के बॉयल करते हो, 100 डिग्री सेल्सियस पे वो पहुंचता है, तब जाकर के उसमें वेपर्स बनना शुरू होते हैं, तो उस प्रोसेस को हम वेपोराइजेशन कहते हैं। तो याद रखना इवेपोरेशन वो प्रोसेस है वेपोराइजेशन का जो बिलो द बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो द प्रोसेस ऑफ द लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर्स, द प्रोसेस of a liquid changing into vapors below its boiling point is called इवेपोरेशन। इसे क्या कहेंगे, इवेपोरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इवेपोरेशन कहते हैं। इवेपोरेशन क्या है, वो प्रोसेस जिसमें कोई भी लिक्विड जो होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में, लेकिन कब, अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज नोन एज इवेपोरेशन। इसी को हम क्या कहेंगे, इवेपोरेशन कहते हैं। इतनी चीजें याद रखिएगा। Evaporation of the liquid can take place even at room temperature also। जो लिक्विड का इवेपोरेशन होता है वो रूम टेम्परेचर पर भी होता है। कैसे, जैसे मान लो कि हमने लिया अल्कोहल, या फिर हमने ले लिया क्या, पेट्रोल, या हमने ले लिया क्या, ईथर। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो बिलो रूम टेम्परेचर वेपोराइज हो जाती हैं, यानी रूम टेम्परेचर पर भी वेपोराइज हो जाती है। कमरे में एक खुले बर्तन में आप इन चीजों को रख दीजिए, धीरे धीरे ये क्या हो जाते हैं, वेपोराइज हो जाते हैं, बर्तन खाली हो जाता है। पेट्रोल को आप एक कटोरी में रख दीजिए कमरे के अंदर, पेट्रोल के सारे पार्टिकल्स जो होंगे वो वेपोराइज हो जाएंगे, कटोरी खाली हो जाएगी कुछ ही देर में। लेकिन अगर आप पानी रख दीजिए तो पानी जो है कटोरी में भर के, गिलास में भर के, किसी में भी रख दीजिए, वो वाटर जो है वो वेपोराइज नहीं होता है। रूम टेम्परेचर पर जितना वाटर रखते रहेंगे उतना ही पड़ा रहेगा। ऐसे ही ईथर है, ईथर को भी अगर आप किसी कटोरी या प्लेट में रख दीजिए तो ये ईथर भी जो है वो रूम टेम्परेचर पर वेपोराइज होने लगता है। यानी मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि इवेपोरेशन कैन takes place at room temperature।
टेम्परेचर कितना होता है सर मतलब? अबाउट 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। कमरे का तापमान जो है वो लगभग 20 डिग्री सेल्सियस या 25 इसके बीच में ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। अगर कोई भी एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगाया गया है हीट प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे आप ब्लोअर लगा दो तो तापमान बढ़ जाएगा, जैसा कि ठंडियों में हम लोग करते हैं, कमरे में ब्लोअर लगा देते हैं, किसी भी कोने में वो गर्म हवा देता है तो कमरे का तापमान बढ़ जाता है। बात समझ आ रही? लेकिन जनरली जो कमरे का टेम्परेचर होता है वो 20 से 25 के बीच में ही होता है। तो इतने डिग्री सेल्सियस पर भी ये वेपोराइज हो जाते हैं। लेकिन अगर इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ज्यादा है। तो रूम टेम्परेचर पर भी वेपोराइज हो सकता है, यानी इवेपोरेशन जो है वो रूम टेम्परेचर पर भी हो सकता है। ध्यान रहे इस बात का कि इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड कैन टेक्स प्लेस इवन एट रूम टेम्परेचर। समझ में आ रही बात ना? हालांकि रूम टेम्परेचर पर जो इवेपोरेशन होगा वो थोड़ा स्लो होगा, अगर उसको थोड़ा और टेम्परेचर देंगे तो कैसा हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? फास्ट। बात समझ में आ रही ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि whatever be the temperature at which evaporation takes place, the latent heat of vaporization must be supplied whenever a liquid change into vapors. कोई भी टेम्परेचर हो इस बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन किसी भी लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो तो उसको लेना ही पड़ता है, चाहे वो रूम से ले या आप उसको एक्सटर्नल सोर्स से प्रोवाइड करवाएं। चाहे वो रूम कहां से ले? रूम से, या फिर वो किसी एक्सटर्नल सोर्स से ले जहां से उसको लेना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? इतनी चीजें क्लियर हो गई ना? तो क्या चीज हम लोगों को माइंड में रखनी है कि स्टेट कन्वर्जन में जो लेटेंट हीट की जरूरत होती है वो लेटेंट हीट उस सबस्टेंस को मिलना चाहिए। बिना लेटेंट हीट के उसके अंदर जो स्टेट का कन्वर्जन है वो नहीं होता है। तो whatever be temperature, whatever be the temperature at which evaporation takes place, evaporation takes place, the latent heat of vaporization, latent heat of vaporization must be supplied, latent heat of vaporization must be supplied whenever a liquid change into, whenever a liquid change into vapors, whenever a liquid change into vapors, चाहे जो टेम्परेचर हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर लिक्विड को वेपर्स में चेंज होना है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन उसको सप्लाई होना ही पड़ेगा। बिना लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के क्या होगा? बिना लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के उसके अंदर स्टेट कन्वर्जन यानी लिक्विड से वेपर्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपोराइजेशन को प्रभावित करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपोराइजेशन या इवेपोरेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इवेपोरेशन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्टेड करते हैं? तो सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो है टेम्परेचर। क्या चीज होता है? टेम्परेचर। सबसे पहला फैक्टर जो इसको प्रभावित करेगा वो क्या होगा? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कैसे प्रभावित करता है? कैसे टेम्परेचर प्रभावित करेगा? तो सिंपल सी बात है, as we increase the temperature the rate of evaporation also increases. तो as we raise the temperature, rate of evaporation also increases. रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होगा वो क्या होगा? और ज्यादा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग टेम्परेचर देते हैं जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? बढ़ जाती है। और जब वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो ऐसी कंडीशन में जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होंगे दे विल लीव द सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड गो इनटू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। वो लिक्विड के सरफेस को छोड़ करके कहां चले जाएंगे? एटमॉस्फेयर में। किसके फॉर्म में? वेपर्स के फॉर्म में।
दूसरा फैक्टर्स क्या होता है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया किसका? जिस बर्तन में लिक्विड रखा गया है, जिस बर्तन में लिक्विड रखा गया है उसके सरफेस एरिया। तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा? देखो, एज सरफेस एरिया इंक्रीजेज, सरफेस एरिया इंक्रीजेज, increases the rate of evaporation, rate of evaporation increases। क्यों ऐसा होता है? ग्लास में रखा हुआ लिक्विड जो होगा वो बहुत स्लो इवेपोरेट होगा खाली में रखे हुए लिक्विड की तुलना में, क्योंकि जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो उसके सरफेस पर लगने वाले जो हीट है वो भी ज्यादा हो जाएगी, और ऐसी कंडीशन में इनका इवेपोरेशन क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, एयर की ह्यूमिडिटी, आर्द्रता जो हवा की होगी, तो इफ ह्यूमिडिटी increases, so the rate of evaporation decreases, rate of evaporation decreases। जैसे जैसे ह्यूमिडिटी जो होगी वो इंक्रीज होगी, इवेपोरेशन का रेट क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी है क्या चीज? The water contents, या the moisture present in this air, that is known as humidity। जो एयर के अंदर उपस्थित वाटर के पार्टिकल्स होते हैं जो मॉइस्चर के फॉर्म में होते हैं, यही ह्यूमिडिटी कहलाती है। तो अगर एटमॉस्फेयर में जो एयर होगी वो ह्यूमिड होगी, यानी ऑलरेडी नम होगी, उसमें मॉइस्चर अवेलेबल होंगे, तो ऐसी कंडीशन में जो वेपर्स होंगे वो इस मॉइस्चर में बहुत स्लो रेट से जाएंगे, बहुत कम जाएंगे। यही रीजन है कि बारिश के मौसम में पसीना जल्दी नहीं सूखता है, चाहे आप पंखे के आगे ही क्यों ना बैठ जाएं। क्यों? क्योंकि प्रिस्पाइरेशन जो है, जो प्रिस्पाइरेशन होता है, यानी जो पसीने का वेपोराइजेशन होना है, इवेपोरेशन होना है, तो ऐसी कंडीशन में प्रिस्पाइरेशन बहुत स्लो हो जाता है, क्योंकि पसीने के वेपर्स इस एटमॉस्फेयर में कहां जाएंगे, जबकि ऑलरेडी एटमॉस्फेयर जो है वो मॉइस्चर के द्वारा फिलअप है। तो इसलिए प्रिस्पाइरेशन स्लो हो जाता है। जबकि वही मई और अप्रैल की गर्मी में जबकि एयर ड्राई होती है, तो ऐसे में फैन के आगे बैठते ही पसीना तुरंत सूख जाता है, यानी प्रिस्पाइरेशन फास्टर होता है। तो यही रीजन है कि अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेगी तो इवेपोरेशन क्या होगा? डिक्रीज करेगा। और लास्ट चीज कि विंड स्पीड, विंड स्पीड, तो अगर तेज हवाएं चल रही हैं तो इवेपोरेशन तेज होगा। तो लार्जर द स्पीड ऑफ विंड, लार्जर द स्पीड ऑफ विंड, विंड हायर is the rate of evaporation, rate of evaporation। यही कारण है कि जब तेज हवाएं चल रही हो तो आप छाए में भी कपड़े को सुखा सकते हैं। कपड़े जो हैं वो छाए में रखने पर भी सूख जाते हैं, क्योंकि तेज हवाओं की वजह से जो इवेपोरेशन होता है वाटर का वो बढ़ जाता है और कपड़े को धूप में डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये सारी चीजें थी आप लोगों के इस चैप्टर के सबसे लास्ट कंटेंट्स। ये चैप्टर आप लोगों का यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करिए। जिन लोगों ने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं वो लोग पीछे के वीडियोस देखिए, अपनी नोट्स प्रिपेयर करिए और तैयार करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए, तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना फिर बाद में ना रोना, थोड़ी केयर तो करो ना, हाथ अच्छे से धोना। लेट्स रॉक